बच्चों, क्या हालचाल है सभी लोगों का? सभी लोग ठीक ठाक? सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बेटा? बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिस वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 1 जो देखा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने तैयार किया होगा और वो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगातार आप लोग तैयार करते रहें और आज इसी क्रम में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 02 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 02 लेकर आए हैं, जिसको आप लोग जरूर तैयार करें और अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से आप सुचारू रूप से करें। ठीक है बेटा? तो सभी लोगों ने पिछले वीडियो को पूरी तरह देख लिया होगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो लोग जा करके उस वीडियो को तैयार करें, उसके सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और पूरी क्लास के नोट्स बनाएं, उनकी तैयारी करें। तो कई दिनों से आप लोग ये डिमांड कर रहे थे कि सर टेलीग्राम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमको कराए जाएं, तो इसी क्रम को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 02 वीडियो लेकर के हम लोग आए हैं। ठीक है? तो सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे हमारे साथ साथ। उसके बाद जो आंसर अपने आप निकले आप लोग उस आंसर्स को जरूर कैलकुलेट करें, निकालें, और जिसका सोल्यूशन या आंसर आपको ना समझ में आए तो हमारे साथ करें। ठीक है बेटा? तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर के इस यूट्यूब चैनल में। कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखें, तैयार करें, शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कॉपी पेन लेकर सभी लोग तैयार हो जाएं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 02। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये आया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.2 मोल नाइट्रोजन का ताप स्थिर दाब पर 37 डिग्री सेल्सियस से 337 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितना कार्य होगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझते चले। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन ट्रांसलेट करूंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल 37 डिग्री सेल्सियस टू 337 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। सीपी की वैल्यू क्या दी है? 7 कैलोरी, 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। चलिए अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करें। पहले टॉपिक का नाम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। पूरे जोश के साथ आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करें बेटा। क्या क्या आपको दिया है? सीपी की वैल्यू बेटा क्या दी है? 7 कैलोरी। सीपी की वैल्यू आपको दी गई है 7 कैलोरी। सीपी इज इक्वल टू आपको दिया है बेटा 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। सीपी इज इक्वल टू 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। और आपसे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा। क्या होता है फार्मूला? ऊष्मा की मात्रा का। जब किसी गैस को ऊष्मा दोगे, उसका ताप बढ़ाओगे, स्थिर दाब पर ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? म्यू सीपी डेल्टा टी। क्या होता है बेटा फार्मूला? म्यू सीपी डेल्टा टी। तो आपको अगर ध्यान से देखो, डेल्टा टी आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 337, 337 माइनस 37। इसको आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये आया 300 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आप लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापांतर को निकाल लिया। म्यू की वैल्यू आपको क्या दी है? Q इज इक्वल टू, बेटा म्यू की वैल्यू आपको क्या दी है? 0.2 और Cp की वैल्यू आपको क्या दी है? 7। डेल्टा T की वैल्यू आपको क्या दी है? 300। आप लोग वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा 420 कैलोरी। क्या आएगा बेटा आंसर? 420 कैलोरी। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें तो आंसर आपके किसमें दिए हैं? जूल में। बेटा आपके आंसर किसमें दिए हैं? जूल में। तो हम लोग कैलकुलेशन को किसमें निकालेंगे? जूल में। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है बोलो? 4.2 जूल। तो आप इसमें 4.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो Q इज इक्वल टू आएगा 420 गुणे 4.2। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपका आंसर किसमें आएगा? जूल में। और ये आंसर कितना आएगा? 1764 जूल। 1764 जूल। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1764 जूल। फार्मूला सभी को समझ में आ गया? क्या लगाया हम लोगों ने फार्मूला? अमाउंट ऑफ हीट का Q इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। सीपी को क्या बोलते हो? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। याद है ना सभी लोगों को? दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट होती हैं,
विशिष्ट ऊष्माएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन, एक तो सीपी और दूसरी मैंने आपको बताई थी सीवी। सीपी को क्या बोलते हो? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बेटा। और सीवी को क्या बोलते हो? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और दोनों में रिलेशन का फार्मूला क्या था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। और आप सभी लोगों को याद है ये फार्मूला किसका होता है? ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, किसका होता है? बोलो, मेयर्स फार्मूला। क्या होता है? मेयर का सूत्र, मेयर फार्मूला। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल आर। सभी को प्रिपेयर हो गया? चलिए नोट कर ले जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किसी भी नाइट्रोजन गैस को या किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर म्यू Cp डेल्टा T, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर यही क्वेश्चन कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cp की जगह बच्चे हम लोग क्या लेते? Cv। और फार्मूला होता Q इज इक्वल टू म्यू Cv डेल्टा T। और Cv निकालने के लिए फार्मूला जानते हो, अगर डायरेक्ट दिया है Cv तो बहुत अच्छा, और नहीं दिया है तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर से Cv को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी को समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों ध्यान से देखें क्या कह रहा है। सामान्य दाब और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा? क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ें। सामान्य दाब और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा? At normal pressure and temperature and at 100 degree Celsius temperature, 1 gram of water is converted into steam. Then find the change in entropy. पहला आंसर है 1.44 कैलोरी पर केल्विन, दूसरा आंसर है 0, तीसरा है 3.52 कैलोरी पर केल्विन, और चौथा आंसर है बेटा -1.44 कैलोरी पर केल्विन। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ट्राई करें अपने आप। कुछ बच्चे कह रहे हो सर एंट्रोपी को पहले क्या है? व्हाट इज द एंट्रोपी? बेटा एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर। एंट्रोपी, चलो भाई एंट्रोपी समझो। एंट्रोपी क्या होता है? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। जब आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हो, जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऊष्मा देते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो उसके अणु जो होते हैं, अणु मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टर्बेंस आता है, जो विक्षोभ होता है, जो डिसऑर्डर आता है, उसी डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। उसी डिसऑर्डर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर इज नोन एज एंट्रोपी। आणविक जो विक्षोभ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। हिंदी में एंट्रोपी, अंग्रेजी में भी एंट्रोपी। और एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो जिन लोगों ने सूत्र नहीं पढ़ा हुआ है। एंट्रोपी चेंज का फार्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल को भाप में बदलने के लिए, जल को भाप में बदलने के लिए बेटा याद आया, अगर वाटर को स्टीम में बदलोगे तो ये लैटेंट हीट की प्रॉब्लम है। क्यों? ये बात सबको समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, आप इनको जरूर तैयार करें। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं आप लोग जरूर तैयार करें। यूनिट बाय यूनिट मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी, जानदार और शानदार होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप जरूर करें और समझते जरूर रहें और नोट्स जरूर बनाएं और लाइक जरूर करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर को जब स्टीम में बदलोगे, याद है सभी को, कितने प्रकार की ऊष्माएं होती थी? 2 प्रकार की। अगर किसी कंटेनर में कोई पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, वाटर, लाल पानी है, पानी नीला होता है, मैंने लाल रख दी। इसको जब स्टीम में कन्वर्ट करोगे, भाप, क्लियर? तो जो भी हीट आपने वाटर को प्रोवाइड करी उसको बोलते हो लैटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा। जहां ना समझ में आए बताना, ठीक है बेटा? जब वाटर को आप स्टीम में बदलोगे तो जो हीट आपको आवश्यक होगी बच्चा, उसका नाम है लैटेंट हीट, उसको बोलते हो गुप्त ऊष्मा। और कितनी गुप्त ऊष्मा होती है? ऊष्मा का फार्मूला याद है, Q इज इक्वल टू ml। Q इज इक्वल टू ml। कितने ग्राम वाटर है? 1 ग्राम। m की जगह 1,
लैटेंट हीट, जब आप इसमें रखोगे वाटर को किसमें बदला है, स्टीम में, तो क्या रखोगे 536 कैलोरी पर ग्राम। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो अमाउंट ऑफ हीट है इस फार्मूले में वो रखोगे 536। क्लियर? ये बात सभी को समझ में आई। एंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। ये देखो, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा क्यू को क्या बोलते हो, अमाउंट ऑफ हीट। तो जब वाटर को स्टीम में बदलोगे तो कितनी ऊष्मा आवश्यक होगी, क्यू बराबर एम एल। यहां डेल्टा भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। एम की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू 536, तो ये आ गया 536, और टेम्परेचर बेटा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदल लेना तो 100 प्लस 273, तो ये आ गया 536 बटे 373। क्लियर? और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.44, और यूनिट क्या होगी बोलो, कैलोरी पर केल्विन। ठीक, तो देख लो कौन सा आंसर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया है? देखो अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा था कि लगातार क्वेश्चंस को करो, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। पहले वाले वीडियो के भी क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 जरूर थे, 5 क्वेश्चन, लेकिन पांचों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज के बाद ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, जब 1 ग्राम वाटर को स्टीम में बदलोगे और आपको निकालना हो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा। तो बच्चों एंट्रोपी में चेंज का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या था, एम एल, एम क्या था 1 ग्राम, एल 536, 536, और 100 प्लस 273, टेम्परेचर 100 डिग्री को केल्विन में बदल लेना, 273 ऐड कर देना, तो ये आ गया 373। क्लियर? डिवाइड कर देना, हो गया डिवाइड, और आंसर आपके पास कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया 1.44, और यूनिट क्या हो गई, कैलोरी पर केल्विन। केल्विन किसकी यूनिट है, टेम्परेचर के मेजरमेंट की। कौन सी यूनिट है, याद है सभी लोगों को, केल्विन ताप पैमाना, परम ताप पैमाना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, याद होगा, क्वेश्चन होता था पेपर में ऑब्जेक्टिव, मिनिमम टेम्परेचर केल्विन में 0 केल्विन, सेल्सियस -273.16। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 1.44 कैलोरी पर केल्विन। रब कर दिया जाए, जल्दी से नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों ध्यान दें। एक व्यक्ति के शरीर का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, बुखार है उसको नॉर्मल कितना होता है 37, पीड़ित है बेचारा, अब पता नहीं कौन सा बुखार है, कोरोना का तो नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के शरीर का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट पैमाने पे उसके तापमान को बताएं। करें जल्दी क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के शरीर का ताप 40 डिग्री है, फारेनहाइट पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में दिया है, फारेनहाइट में फाइंड आउट करना है। डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया है, फारेनहाइट में ज्ञात करना है। मनुष्य के शरीर का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको दवा की जरूरत है। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दवा खुद ले आए। एक व्यक्ति के शरीर का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, T इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, होता कितना है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, कमेंट करो सब लोग। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन कितना होता है, जल्दी जल्दी सब लोग लिखो। थर्मामीटर लेकिन आपने ना लगना अपने शरीर का ताप, सेल्सियस में भी लिखो, फारेनहाइट में भी लिखो। क्वेश्चन कह रहा है फारेनहाइट पैमाने पे उसका टेम्परेचर बताएं। फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट ना, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कैसे करोगे, TF इज इक्वल टू फारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है 32 डिग्री प्लस 9/5 TC। फार्मूला समझ में आ गया। अगर फारेनहाइट में टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है और सेल्सियस में दिया है तो बताओ फार्मूला क्या लगाओगे। फार्मूला लगाओगे TF इज इक्वल टू, F का मींस फारेनहाइट 32 प्लस 9/5 TC। कमेंट करते रहो। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, जल्दी सब लोग लिखो फटाक से, अपना तापमान ना लिख देना, ठीक है। हेल्दी पर्सन का कहा है, पीड़ित आदमी का नहीं कहा है, पीड़ित बच्चे का नहीं कहा है जिसको फीवर हो, हेल्दी पर्सन। जल्दी लिखो, कमेंट में सब लोग आंसर को लिखें। चलो तब तक हम क्वेश्चन को करते हैं। 32 डिग्री
प्लस 9/5 TC, और TC कितना है बच्चा 40। क्लियर। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। 32 डिग्री प्लस 72 डिग्री, और 32 प्लस 72 कितना हुआ, सही लिखा मैंने, क्लियर। तो ये हुआ 104 डिग्री फारेनहाइट। हो गया सवाल, कितना आसान सवाल था, कर ले जाओगे। रिलेशन याद है नहीं याद है? डायरेक्ट रिलेशन क्या होता था, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4। याद आया? ये रिलेशन होता था सेल्सियस, फारेनहाइट और रीमर ताप पैमाने में। सभी को समझ में आ गया भाई? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 104 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक व्यक्ति के शरीर का ताप, टेम्परेचर ऑफ ए मैन 40 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल। लिखा सब लोगों ने, कमेंट कर दिया। 37 डिग्री सेल्सियस है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। और किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं, -40 डिग्री, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इसको तैयार कर लो। क्लियर। चलो भाई, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करते रहें, जल्दी से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की एक कुंडली का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3.75 ओम है। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, याद है मैंने आपको पढ़ाया था, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लैटिनम का यूज क्यों करते हो थर्मामीटर में, पता है? पता हो तो कमेंट करो। चलो, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में प्लैटिनम का उपयोग क्यों किया जाता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लैटिनम का विशेष गुण क्या है? कॉपी का पन्ना मत पलटना, तुम्हें विद्या रानी की कसम। देखो जल्दी से, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की एक कुंडली का 0 डिग्री पे प्रतिरोध 3 ओम और 100 डिग्री पे प्रतिरोध कितना है, 3.75 ओम। चलो भाई, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने, आपको पढ़ते रहे। 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है 3 ओम, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस का मींस हुआ R0 इज इक्वल टू 3 ओम। 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस को बेटा बोलते हो R100 इज इक्वल टू कितना है, 3.75 ओम। किसी अननोन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 3.15 ओम, बेटा वो अननोन टेम्परेचर लेट कर लो T, तो RT इज इक्वल टू 3.15 ओम। क्वेश्चन कह रहा है वो अननोन टेम्परेचर बताएं, उस अज्ञात ताप की आप गणना करें। बताइए, लिख रहे हो सभी लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, जो क्वेश्चन में पूछा करो आंसर को लिखा करो। ये नहीं ऊपर वाले बच्चे ने कमेंट कर दिया तो आपने सोचा हमको क्या करना, कौन सी लाइव क्लास चल रही है, हैं? नहीं, लिखा करो। जो पूछा जाए उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर लिखा करो, और नहीं आता है तो लिख दिया करो कि सर मुझको नहीं पता, बात खत्म। या कुछ मत लिखा करो यार, हम जान जाएंगे तुम्हें नहीं आता है, कौन सी नई बात है। क्लियर। तो आपको क्या प्लैटिनम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन क्या था, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में प्लैटिनम का यूज क्यों किया जाता है, जल्दी से बताएं। तो बेटा यहां पर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलो तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अननोन टेम्परेचर आपको निकालना है, अननोन टेम्परेचर यानी अज्ञात ताप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझते रहें, जिनको इंग्लिश में बातें समझ में आती है वो हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो अननोन टेम्परेचर का फार्मूला T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इस सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग अननोन टेम्परेचर को पता लगाते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। वैल्यू रख दो, चलो फटाक से, टाइम की बर्बादी नहीं, तेजी तेजी काम करो। RT कितना रखोगे 3.15, R0 क्या रखोगे 3, R100 क्या रखोगे 3.75 और R0 को फिर क्या रखोगे 3 और किसका मल्टीप्लाई करोगे 100 का। चलो तुम्हारा टर्न आएगा, कैलकुलेशन करो फटाक से। सभी लोग जल्दी से कैलकुलेशन करें, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला आंसर कह रहा है 40 डिग्री, दूसरा कह रहा है 80 डिग्री, तीसरा कह रहा है 20 डिग्री, चौथा कह रहा है 60 डिग्री। जल्दी से सही आंसर को लिखें। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर को बताएं। क्या होगा आंसर, आगे सभी का क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर आएगा
20 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर सही है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हर वैरायटी के क्वेश्चन को मैं लेके आपके लिए आ रहा हूं, बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करें और जो चीजें ना आए आप लोग उसको जरूर नोट करें। क्लियर? आए चाहे ना आए नोट जरूर करें, इससे नहीं मतलब होता है कि आया कि नहीं आया, लेकिन आप नोट जरूर करें। ठीक है? तो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी में प्लैटिनम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लैटिनम का रेजिस्टेंस टेंपरेचर बढ़ने पर बढ़ता है। समझ आगे बड़ा क्वेश्चन। रेंज बताओ उसकी क्या होती है? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की रेंज आपको याद है? व्हाट इज द रेंज ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर? प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की परास -200 से 1200, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। सेल्सियस पैमाने पर यदि दो तापमानों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लगाएं, पढ़ा हुआ है आपका टॉपिक, लेकिन एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सेल्सियस पैमाने पर यदि दो तापमानों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट पैमाने पर यह तापांतर क्या होगा? क्लियर? इन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर द डिफरेंस इन टू स्केल्स इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज दिस डिफरेंस ऑन फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर? फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर में आप डिफरेंस को बताएं कितना होगा। कैसे क्वेश्चन को करेंगे? क्या क्या दिया है बताओ? सेल्सियस ताप पैमाने में अंतर। बेटा हम लोगों ने क्या कहा? पहला जो स्केल है उसको लेट किया C1 और दूसरे को C2, ठीक? और इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है और C1 माइनस C2 बेटा आपको कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1। ये बात सबको समझ में आई? सेल्सियस स्केल में पहले टेम्परेचर को क्या लेट किया? C1, दूसरे को क्या लेट किया? C2, दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। तो मैंने क्या लिखा यहां पर? C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 25। दिमाग चलाते रहो, होशियार बच्चों की तरीके। ठीक है? कह रहा है फारेनहाइट में स्केल बताओ। अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था बताओ? F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। क्लियर? आप उसको क्या करोगे? पहले स्केल में लिखोगे इन फर्स्ट स्केल, इन फर्स्ट स्केल, पहले स्केल में क्या लिखोगे? F1 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C1/5। बताओ भाई ये बात समझ में आई क्या? पहले स्केल में F को क्या लिख दिया? F1, C को C1, और दूसरे स्केल में क्या लिखोगे? इन सेकंड स्केल F1 को क्या लिखोगे? F2 माइनस 32/9 और इज इक्वल टू क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? C2/5। बताओ भाई ये बात सबको समझ में आई क्या? F1 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C1/5। पहला समीकरण बना लेना, ये वाली इक्वेशन। अरे मैंने सेकंड लिखा है लेकिन तुम पहले बनाना यार। और दूसरे वाले में क्या लिखोगे? सेकंड में F2 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C2/5। अब उसने क्या कहा है? C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 25। अकल लगाओ, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो F1 इक्वेशन 2 से मैंने इक्वेशन 3 को माइनस कर लिया, तो क्या बचा बोलो? F1 माइनस 32/9 माइनस F2 माइनस 32/9 और इज इक्वल टू आया C1/5 माइनस C2/5। क्लियर हो गया क्या? बताओ भाई क्लियर हो गया? चलो इसको सॉल्व कर लो। F1 माइनस 32 माइनस F2 माइनस माइनस प्लस 32/9 इज इक्वल टू C1 माइनस C2/5। 32 ने 32 को मार डाला अरे यार काट डाला, ओहो फिर गलती हो गई, कैंसिल कर दिया। तो कितना आया? F1 माइनस F2/9 इज इक्वल टू C1 माइनस C2/5। और C1 माइनस C2 का मान बेटा हमको कितना दिया है? 25 दिया है ना, तो 25/5, 5 से 25/5। तो F1 माइनस F2/9 इज इक्वल टू 5 और 3 गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 45। वाह लाजवाब, शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? सेल्सियस ताप पैमाने में
अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता हो 25, तो फारेनहाइट स्केल टेम्परेचर में आप डिफरेंस को निकालें तो बेटा फार्मूला तो पढ़ाया था, बस उसी फार्मूले को अप्लाई आपको करना था और सूत्र क्या लगाना था, F माइनस 32/9 बराबर C/5। बताओ भाई सभी को समझ में आ गया। पहली कंडीशन ले ली हम लोगों ने, F1 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C1/5। दूसरी कंडीशन ले ली F2 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C2/5। LHS से LHS, RHS से RHS को माइनस कर दिया, 32 से 32 कैंसिल हो गया बेटा। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया, 45। और इसी के साथ आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, तुम लोग देख लो जरा कौन सा सही है, बताओ। बी नंबर सही है। समझ में आ गया, चलो नोट कर लो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, कॉपी करें, नोट करें, सोल्यूशन बनाएं। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। आई होप कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पहली बार लगा रहे होंगे। श्योर, आई कंफर्म, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार लगा रहे होंगे। इसलिए कृपया आप क्वेश्चंस को जरूर करते रहें और अच्छी तैयारी के लिए आप इनको रेगुलर रिवीजन में रखें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बेटा आगे बढ़े। एक आदर्श गैस का पीवी डायग्राम दिया है। द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। पूरे प्रक्रम में गैस के द्वारा किया गया कुल कार्य होगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस। सबको समझ में आ गया। आइडियल गैस, आदर्श गैसें जानते हो ना, जो बायल और चार्ल्स के नियमों का पूरी तरह पालन करें उनको आदर्श गैसें कहते हैं। उसमें क्या नई बात है, सभी को पता है। जो गैसें बायल और चार्ल्स के नियमों का पूरी तरह पालन करें और कोई नहीं करते, इसलिए कोई आदर्श गैस नहीं होती। आइडियल कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, ध्यान रखना। आदर्श आदर्श होता है, आदर्श कहने की बात है, कोई चीज कभी आइडियल नहीं हो सकती, तो गैस भी आइडियल नहीं हो सकती। इसका पीवी डायग्राम दिया है। पूरे प्रक्रम में गैस के द्वारा किया गया कार्य। देखो डायग्राम आपके सामने है। ये क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है बेटा, ट्रायंगल बनना है। तो क्या हम लोग पढ़ते थे, अगर हमको निकालना हो नेट वर्क डन, क्या निकालना हो, नेट वर्क डन। अगर हम लोग को निकालना हो नेट वर्क डन, तो मैंने आपको क्या बताया था, नेट वर्क डन के लिए आप फार्मूला क्या लगाते हो, एरिया पीवी ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। तो आपको सबसे पहले पीवी ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। अब यहां पर ये बन क्या रहा है, ट्रायंगल, तो क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू 1/2, क्लियर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो BC और परपेंडिकुलर क्या है, CA। कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखते रहो जरा, फिगर बनाए तुम्हारे सामने। 1/2 BC देखो जरा कितना है, B और C, तो 3V1 माइनस V1। CA को देखो जरा, CA कितना है, 4P1 माइनस P1। सबको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट तो देख लोगे ना, बेस इंटू परपेंडिकुलर, नहीं देख पाओगे, 1/2, 3V1 माइनस V1, 2V1, 4P1 माइनस P1, 3P1। सभी को समझ में आ गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3P1V1। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, 3P1V1। इसका मतलब हुआ जो नेट वर्क डन होगा इस क्वेश्चन में वो कितना होगा, 3P1V1। आपको याद है मैंने आपको इससे कोई क्वेश्चन कराए थे कि अगर आपको कोई पीवी डायग्राम दिया हो, पीवी डायग्राम जैसा ये दिया है, और आपको क्या निकालना हो, वर्क डन, तो वर्क डन को निकालने का फार्मूला क्या होता है, पीवी डायग्राम या पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल, और एरिया निकालने का फार्मूला जैसे भी आकृति आपको दी हो, यहां ट्रायंगल दिया था तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ध्यान से देखें। कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है ना। एक ग्लास पीस इज हीटेड एट हायर टेम्परेचर, और बाद में इसको ठंडा होने दिया जाता है। यदि यह टूट जाता है तो इसका संभावित कारण कांच का निम्न में से गुण क्या है। क्या कह रहा है, एक ग्लास का पीस है, उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, और जब कांच के टुकड़े को ठंडा किया तो ये टूट गया, इट बिकम्स ब्रेक, ये टूट गया। तो कह रहा है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कांच की जो इसके इस टूटने के गुण के कारण या टूटने का कारक है। A glass piece is heated and when it is cooled then it become break. Then which property of the glass is responsible for this factor? पहला आंसर क्या है, निम्न ऊष्मा चालकता, लो थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा क्या है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हायर स्पेसिफिक हीट। तीसरा क्या है, उच्च ऊष्मा चालकता, हायर थर्मल कंडक्टिविटी। चौथा क्या है, उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग। बताओ भाई क्या होगा।
कांच को जब गर्म करोगे ठंडा करने पे वो टूट गया। देखो एक बात ध्यान से समझो, किसी भी मटेरियल को जब आप गर्म करते हो तो उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। टॉपिक का नाम थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। और कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं कि जब उनको ठंडा करोगे तो वो कंट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं। जब वस्तुओं को गर्म करने पर वो फैले और ठंडा करने पर सिकुड़े, तो इसकी ये प्रॉपर्टी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ऊष्मा चालकता इस बात का निर्धारण करेगी। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। याद है सभी लोगों को, जो मटेरियल हीट के जितने अच्छे कंडक्टर होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होती है, ऊष्मा चालकता उतनी अच्छी होती है। तो उसने क्या कहा है कि कांच का टुकड़ा ठंडा किया, टूट गया, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है। कांच की ऊष्मा चालकता बहुत ही पुअर होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज वेरी पुअर। और यही कारण है कि जब आपने उसको गर्म किया तो उसमें एक्सपेंशन तो हुआ, उसमें प्रसार हुआ, बहुत कम हुआ लेकिन एक्सपेंशन हुआ। और जब आपने उसको ठंडा किया तो वो ब्रेक होने लगा, वो टूट गया। इसका मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लो थर्मल कंडक्टिविटी, निम्न ऊष्मा चालकता। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ध्यान दें। एक ही धातु के बने दो ठोस गोलों की त्रिज्याएं। देखो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, हर क्वेश्चन को समझ के करो। ये नहीं कि स्पीड में भागते चले जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, केवल बस आंसर को आप नोट करते जा रहे हो। ऐसी तैयारी का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, तरीके को समझो। फिजिक्स का मतलब होता है फंडामेंटल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। जब तक वो आपको क्लियर नहीं है तब तक आपकी तैयारी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझोगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और सभी लोग कमेंट भी करो कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या कंटिन्यू लगातार हर यूनिट के कराए जाएं? जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है ना। सभी लोग जरूर कमेंट करें कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हर यूनिट के सॉल्व कराए जाएंगे। एक ही धातु के बने दो ठोस गोलों की त्रिज्याएं r और 2r हैं। समान ताप पर इनसे उत्सर्जित विकिरणों की मात्राओं का अनुपात होगा। टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल हैविंग रेडियाई r and 2r, they are heated at same temperature, then find the ratio of thermal radiations emitted by them। याद करो, जब किसी वस्तु को गर्म करते हो तो उससे थर्मल रेडिएशन निकलता है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा का सूत्र होता है हीट गिवन, Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है ms डेल्टा थीटा। S को आप लोग क्या बोलते हो? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। अब चूंकि स्पेसिफिक हीट हर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है, समान ताप पर उसको गर्म किया तो डेल्टा थीटा भी कांस्टेंट है। तो यहां से एक बात हमको समझ में आई, Q प्रोपोर्शनल M। ऊष्मा मास के भी प्रोपोर्शनल होती है। और बच्चों सभी लोग जानते हो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन गुणे घनत्व। गोला है स्फीयर तो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब इनटू d। तो यहां से बच्चों रिलेशन आया m प्रोपोर्शनल r क्यूब। और जब m प्रोपोर्शनल r क्यूब फार्मूला बन गया तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। अब आप ध्यान से पढ़ें, आपको r1 r2 की वैल्यू इसने दी है। r1 की वैल्यू आपको दी है कितनी? रेशियो r1 r2, r और 2r। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? r अपॉन 2r का होल ऑफ क्यूब। इससे ये कैंसिल, 1/2 का होल क्यूब, दैट मीन्स 1/8। दैट मीन्स m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 1:8। m1 रेशियो m2 आंसर क्या आएगा? 1:8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फार्मूला क्या लगा? बोलो। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। S क्या है? स्पेसिफिक हीट। M क्या है? मास। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। यहां से हम लोगों ने Q और M को कंपेयर किया, Q प्रोपोर्शनल M और M इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वहां से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। सभी को आंसर समझ में आ गया? नोट कर ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों पढ़ें। यदि सूर्य का ताप दुगना कर दिया जाए तो उसके विकिरणों की अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी? इफ टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल्ड देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड बाय देम? पहले से आधी, पहले से 4 गुनी, पहले से दुगनी, पहले से 1/4। याद करो ये टॉपिक कौन सा है? वीन्स लॉ। वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होती थी वो लैम्डा m प्रोपोर्शनल 1/t। तो यहां से फार्मूला क्या बना? लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1।
वीन का नियम सबको याद आया। टेम्परेचर को उसने कितना कर दिया है, डबल, तो ये हो गया 2T अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, 2/1। तो बच्चों अगर आप यहां से आंसर को निकालोगे तो लैम्डा m2 इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो, लैम्डा m1/2। दैट मीन्स जो वेवलेंथ होगी वो पहले से हाफ होगी, वो पहले से कितनी होगी, हाफ। क्वेश्चन का सही आंसर है ए नंबर, हाफ देन अर्लियर, पूर्व मान की आधी होगी। सभी को बात समझ में आ गया। अगर सन के टेम्परेचर को डबल कर दें तो उससे निकलने वाले रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो पहले से क्या होगी, हाफ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है वीन्स लॉ, वीन का नियम, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/T। नोट कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ध्यान दें, क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के एल्युमिनियम के छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध बताएं। थर्मल डिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर। थर्मल डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, थर्मल डिस्टेंस को बेटा R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्या दिया है आपको, लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.20 मीटर। एरिया कितना दिया है, कैपिटल A इज इक्वल टू आपको दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लें 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और थर्मल कंडक्टिविटी आपको क्या दी है, K इज इक्वल टू 210 जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, ठीक है, यूनिट को ध्यान देना। और आपसे क्या पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस बताएं, ऊष्मीय प्रतिरोध। और थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू L अपॉन K। याद आया, तो ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। L की वैल्यू क्या रखोगे, 0.20। K की वैल्यू बेटा क्या रखोगे, K की वैल्यू आपको दी है 210। और एरिया क्या रखोगे, 4 इंटू 10⁻⁻4। आंसर आपके सामने है, आप कैलकुलेशन को कर लें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, 2.381 सेकंड केल्विन पर जूल, ठीक है। फार्मूला नोट कर लें, R इज इक्वल टू L अपॉन K, R इज इक्वल टू L अपॉन KA। सभी को बात समझ में आ गई। R को क्या बोलते हो, थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। R को क्या बोलते हो, थर्मल रेजिस्टेंस। L को क्या बोलते हो, रॉड की लेंथ। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नोट कर लिया। तो बेटा आज के आपको सारे क्वेश्चंस इस पार्ट 202 के समझ में आए होंगे। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस मुझसे हो सकेंगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, आप लोग बस इनको नोट करते रहें और मन लगा करके तैयारी करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, कमेंट करें। और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं वो लोग कंपटीशन फिजिक्स की तैयारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।